अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं हस्बे मामूल नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज है 25 अप्रैल और आज से 26 साल पहले 25 अप्रैल 1996 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी गई थी। तो आज है 26वां यौम तासीस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। आज एक बड़ा रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि 30 दिन में सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया था कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाया जाए। उसको चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो हुक्म मुअत्तल कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट 17 मई के लिए नोटिस जारी किए हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे। आज इमरान खान साहब ने फिर कॉल दी है धरना 2 के लिए। धरना 2 के सिलसिले में होगा, इस पर भी आगे जाके हमने बात करनी है। जो फॉरेन फंडिंग केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें सिटी साहब जो निकात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ममनुआ फंडिंग का ये केस है, ये फॉरेन फंडिंग का नहीं है। इस रिलीफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर कितना फ़ायदा हुआ और ये केस क्या आगे जाके दीगर जमातों तक भी जाएगा और फैसला नहीं आ सकेगा इसका? देखिए, जो आज जो हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है ना, ये जी, इनका जो फैसला वो ये है कि 30 दिन का जो टाइम लिमिट दी थी वो मुनासिब नहीं थी। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए। अपना केस चल रहा है, ECP हेयरिंग्स कर रहे हैं, करें, और जब वक्त आए, जब भी वो कंक्लूड करते हैं तो कर लें। मगर ये जो 30 डेज़ का दे दिया गया कि इसके अंदर अपना फैसला सुना दें, ये मुनासिब नहीं है। अगर 10 दिन में ये अपना हेयरिंग ख़त्म हो जाती है और उसके बाद 2 महीने ही लगाना चाहते हैं, दैट्स अप टू ECP। ये हम डायरेक्शन नहीं दे सकते कि इतनी देर के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाए। ये ECP खुद फैसला करेगा। तो उन्होंने सिर्फ इतना ये कहा है कि हम ये डायरेक्शन नहीं दे सकते। ECP खुद, आफ्टर ऑल 7 साल ECP ने खुद फैसले करते रहे और वो चलता रहा, सारा कुछ डिलेज होती रही हैं, तो ECP जिम्मेदारी है ना उसकी। तो अभी भी ECP का ये फैसला है। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट ने कोई ऐसी बात नहीं कही। जो मेरा भी यही ख्याल था कि जब वो आएगा यहाँ तो वो यही कहेंगे, तो इसलिए ये तो नहीं बात। मगर जो बात जो मुझे जो थोड़ी चुभ रही है वो ये कि ट्विटर के ऊपर अब कमेंट्री आनी शुरू हो गई। क्या आपको पता है कि PTI की तरफ से इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है। एग्जैक्टली वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है कल के लिए। खान साहब ने खैर मकदम किया था और इसका डिफेंस किया था राजा साहब का, जो कि ECB के चेयरमैन है। जब इनको लगाया, खान साहब बड़े खुश थे और ऑपोजिशन के साथ मिल के और ये सब कुछ हुआ था, ठीक। और उस वक्त कहते थे कि इनसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट और अच्छा आदमी कोई नहीं। अब उन्हीं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कहते हैं 2-3 बातें। एक तो उन्होंने उनके खिलाफ एक पिटीशन भी दायर कर दी है कि इनको तब्दील किया जाए, ये फेयर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसी बात उन्होंने कर दी है PTI ने, और आपको पता है, भेजने की भी। जी। और साथ ये भी कि बाहर उनके दफ्तर के बाहर अब धमकियां और धरने देने के लिए उसकी पूरी तैयारी की जा रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये PTI के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। और आपने देखा उन्होंने जुडिशरी के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की तनकीद शुरू कर दिए, ट्विटर के ऊपर जजेस के नाम ले लेके। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरीके के साथ उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर भी नाम ले लेके और तनकीद और काउंटर प्रेशर और ट्विटर के ज़रिए सारा ये प्रेशर पड़ रहा है और कोई कहीं और से प्रेशर नहीं आ रहा। और ट्विटर के अंदर हमें इस बात का पता चल गया है कि 1000 लोग भी जो हैं उनके साथ भी आप पूरे ट्रेंड्स बना सकते हैं और ऐसा एक प्रेशर बना देते हैं कि लोग ऐसे समझते हैं कि 10 मिलियन लोग या 1 करोड़ लोग जो हैं वो ये चाहते हैं। हालांकि इसमें से पता ये चलता है कि ज़्यादातर तो वो रोबोज हैं जो कि खुद ही कंप्यूटर बना के 6 अकाउंट से वो बना रहे हैं। तो अब ये एक पूरी कैंपेन चल रही है प्रोपेगेंडा की और फेक न्यूज़ की, जिसकी ज़रिए ये पहले इन्होंने फ़ौज के ऊपर प्रेशर डाला, अभी भी डाल रहे हैं कि जी किसी तरीके से हमें वापस लाया जाए या इस हुकूमत को निकाला जाए और फौरी तौर पर इलेक्शन कराया जाए। ये और इसका मकसद एक ही है कि फ़ौज के अंदर फूट डाली जाए। और ये तो अब बाहर आ गई ये बात ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ अब वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये कर रहे हैं, इसी तरीके के साथ वो जुडिशरी के ऊपर कर रहे हैं। आज मैंने ट्वीट्स ये देखी हैं कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, और इंडिपेंडेंट एनालिस्ट्स, ये किसी की सियासी जमात वाले लोग नहीं, वो तो कहते हैं कहेंगे ही, मगर हम जैसे लोग, मैंने नहीं कहा मगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये हम जैसे इंडिपेंडेंट लोगों ने भी ये बात कही है कि लगता है ऐसे है कि जुडिशरी अंडर प्रेशर आ रही है। मगर मैं एक बात कहूँगा, क्योंकि लोगों ने कहा ये जुडिशरी की ये जो आज फैसला आया ना कि जी एक तो ये कि जी आप 30 डेज़ वाली बात ख़त्म हो गई, आप जी शायद 2 हफ्ते लग जाएँ, 10 हफ्ते लग जाएँ, एक ये। दूसरा ये कि जज साहब ने आज एक और भी बात कही है ना, जज हजरात ने,
कि जी वो जो बाकी सियासी जमातें हैं 17 उनको भी बुला लिया जाए, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, और उसके ऊपर भी मैं भी बात करता हूँ, क्योंकि वो भी एक पिटिशन आई है ना कि जी इनके केसेस भी खुल दें, ये क्यों नहीं, और सबको इकट्ठा करके देखा जाए, ये पिटिशन। ये शहबाज गिल साहब का ट्वीट था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमाम पार्टीज की फंडिंग का फैसला एक साथ करने का हुक्म एक बेहतरीन फैसला है, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया। ये झूठ है। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा, और मैं अब चाहूँगा कि अगर मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो मैं तो ट्वीट करूँगा ही करूँगा। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को गिल साहब को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि हमने तो ये फैसला नहीं किया, आपने क्यों ये फेक न्यूज़ चलाई है। दरअसल जो उनका फैसला है, जो मैंने पढ़ा है, हो सकता है फिर मुझे गलती लगी है, तो अदालत को चाहिए क्लियर कर दे ये बात, या मैं सही कह रहा हूँ या गिल सही कह रहा है। वो क्या है, अदालत ने ये कहा है कि 17 तारीख है या 17 तारीख को उन्होंने सारी सियासी जमातों को तलब कर लिए, और ये नहीं कहा कि अपना रिकॉर्ड लेके आएँ और आप हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। अदालतें इन्वेस्टिगेशंस नहीं करती आयशा, इन्वेस्टिगेशन ईसीबी करती है। उनको बुला लिया उनका मौक़िफ़ पूछने के लिए कि जी ये कह रहे हैं कि आपके जो केसेस हैं फॉरेन फंडिंग के या फंडिंग के या आपके एक्सपेंसेस के, इनको भी उसी तकाजे में देखा जाए, बैलेंस में देखा जाए जिसमें हमारा देखा जा रहा है, और सबका एक ही वक्त फैसला किया जाए। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो उनके सिर्फ मौक़िफ़ पूछा है, उनके ऊपर और कोई उन्होंने नहीं कहा कि ये लेके आए या वो लेके आए, सिर्फ उनको बुलाया कि जी ये कह रहे हैं, आप अब आपका क्या मौक़िफ़ है। तो अब बात ये, उन्होंने सारी पिटिशंस को इकट्ठा कर लिया। अब तो इससे ये गिल ने जो बात कही है ये गलत है सरासर। अच्छा। उन्होंने कोई हुक्म कि जी सारे के केसेस इकट्ठे होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि आपका मौक़िफ़ क्या है, कोई फैसला नहीं सुनाया इसके ऊपर। ठीक। और बाय द वे मैं ये कह दूं, फैसला सुना भी नहीं सकते। एक तरफ 7 साल लगे हैं इनके केस की इंक्वायरी करने में, और जिसमें इन्होंने 80 दफ़ा डिले करने की कोशिश की है, और फिर ये स्पेशल कमेटियां बना दी गई देखने के लिए और फिर स्टेट बैंक से जो चीज़ें तलब करनी थी उसके ऊपर रुकावटें की। तो ये तो बड़ा क्लियर कट केस है कि हर किस्म की रुकावट है। तो वो तो आगे सियासी जमातें कहेंगे जी हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, 7 साल इनके लगाए, हमारे भी 7 लगा दें, मगर इनका केस तो फैसला करें। तो इसके ऊपर तो कोई बहस नहीं हो सकती कि ये अब आखिरी स्टेज पे आया हुआ है, और इस पर जो डिलेज हो रही है वो डिलेज नहीं होनी चाहिए, जो भी है इस पे करना चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं कोई पेशेंट गोई भी कर सकता हूँ इस केस के हवाले से, क्योंकि आप ही कह रहे थे कि सब फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे पे नजर लगा के रखें, तो अब तो मामला बहुत आगे जाता दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए जिस किस्म की इमरान खान ने सियासत शुरू की हुई है, उसका मकसद एक ही है कि किसी तरीके से रियासत के इदारों को, खा वो जुडिशरी हो या मीडिया हो या इलेक्शन कमीशन हो या फौज हो, उनके ऊपर प्रेशर डालना है, और प्रेशर सोशल मीडिया के जरिए डालना है। अभी भी इमरान खान साहब अभी लेटेस्ट बाहर बैठे हुए हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं सोशल मीडिया को ठीक करो, सोशल मीडिया और करो, हमें सोशल मीडिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जी। और अभी भी इनका सोशल मीडिया, अगर उसको आप 10 नंबर देते हैं तो नून लीग का सोशल मीडिया को 1 नंबर मिलता है। एग्जैक्टली। तो ये तो 10 नंबर पहले ही आ गए हैं, और बहुत इन्होंने ज़बरदस्त तरीके के साथ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है। आप देखना ये है कि नून लीग कैसे करेगी इनको काउंटर। अच्छा, खैर वो अलग एक इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि जज हजरात को, इसी केस के जो जज हजरात हैं, दोनों बड़े ज़बरदस्त जजेस हैं, लेट मी टेल यू दिस, वो किसी किस्म के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। चीफ जस्टिस साहब और बाबर सत्तार साहब, चीफ जस्टिस साहब अतर मिनुल्लाह साहब और बाबर सत्तार साहब बड़े सॉलिड जजेस हैं। मेरा ख्याल है ये जो उन्होंने फैसला किया है ये ऑन मेरिट किया है कि ये 30 डेज़ वाली लिमिट देना मुनासिब नहीं था। ठीक है, ठीक। और ये कि जी उनकी एक और पिटिशन आई हुई है, सुननी तो है आपने, तो उसको बुला लिया कि जी अच्छा जी आपका मौक़िफ़ क्या है। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक, 100% कानून के मुताबिक उन्होंने ये फैसला दिया है। ठीक है, मगर लोग ये कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर आके दिए, और क्योंकि इमरान खान साहब की एक पॉलिसी है टू ब्रिंग अदालतें अंडर प्रेशर, तो अब जितनी भी ये चीज़ें आएंगी, एक साइड ज़रूर कहेगी कि ये अंडर प्रेशर है, दूसरी साइड कहेगी कि इंसाफ है। तो ये अब, मगर मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जज हजरात जो हैं ये बड़े सॉलिड हैं, और ये किसी किस्म के प्रेशर में नहीं आएंगे, और ना ये किसी किस्म की सियासी सिफारिशें लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन का क्या होगा? इलेक्शन कमीशन क्या प्रेशर में आ जाएगा? क्योंकि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही कि नून लीग इस तरह के एहतजाज से अपनी मर्जी के फैसले करवाती है और इदारों पर दबाव बढ़ाती है। इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो पहले ही
फवाद चौधरी साहब आपको याद है, आजम स्वाति साहब बात कर चुके हैं और अभी वो कह रहे हैं कि नून लीग के कारकुन जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो मुतनाज़ हो गए ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नहीं, मुतनाज़ बना दिया गया ना। देखिए, दो बातें होती है, एक आपको ऐसी काम करे जिससे आप मुतनाज़ हो जाए, दूसरा ये कि आपको झूठ फेक न्यूज़ करके आपको मुतनाज़ बना दिया जाए। तो पीटीआई उनको मुतनाज़ बनाना चाह रही है। अब बात यह है, एक तरफ कह रहे हैं कि रिजाइन करें जी, दूसरी तरफ उनके खिलाफ पिटीशन ले गए जी, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है ना। और ये इमरान खान साहब हैं जिन्होंने बाकी दो इलेक्शन कमिश्नर जो बनने थे, शहबाज शरीफ साहब तो तैयार थे इनके साथ बात करने के लिए, इमरान खान ने नहीं बनने दिए। तो अब बात ये है कि ये बिल्कुल पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, और कानून के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि वो सियासी फैसले करें। मगर मैं एक बात कह दूँ, ना इलेक्शन कमीशन अंडर प्रेशर और ना ही अतर मिनुल्लाह आएगा, ना ही बाबर सत्तार आएगा। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अब तो चीफ जस्टिस साहब भी अंडर प्रेशर नहीं आएंगे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि ये जो इनकी पूरी कोशिश है ये नाकाम होगी। ठीक है। और जो अरकान जिनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से, सूबाई असम्बली की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ने उन अरकान कौमी असम्बली को 28 अप्रैल के लिए और जो सूबाई असम्बली के उनको 6 मई के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। और फवाद चौधरी साहब दबाव बढ़ा रहे हैं कि उसका फ़ौरन जो है वो नोटिफिकेशन का इजरा किया जाए, उन्होंने डिफ्लेक्ट किया। क्या कहते हैं आप? देखिए, सुननी तो सारी बातें हैं, मगर यहाँ आपने देखा लाहौर हाई कोर्ट में कितनी डिले हो रही है जी। ये वो पंजाब के मामले में मतलब है कि हर दूसरे दिन वो हमजा उठ के चला जाता है अदालत में कि जी अब आपने ये हुक्म दिया था, उसको हुक्म को उन्होंने नहीं माना, आप कंटेम्प्ट करें, फिर कुछ नहीं होता, फिर वो कुछ ऑर्डर होता है, फिर वो नहीं करते, फिर वो कंटेम्प्ट कहते हैं जी कंटेम्प्ट करें, नहीं कर रहे अदालतें। मेरा ख्याल है अदालतें भी तो दिस इज व्हाट आई कॉल अंडर प्रेशर ना। सीधी सी बात थी, अगर आपने हुक्म दिया है कि जी प्रेसिडेंट साहब करें, ये नहीं करते तो आप खुद कर लें। देखिए, कानून ये नहीं कहता कि ज़रूरी है कि जी फलाने बंदे से ओथ लिया जाए, ये ओथ हो किसी भी, आप ओथ कमिश्नर से आगे ओथ ले सकते हैं, मगर क्योंकि एक रिवाज बना हुआ है और आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से ये करेंगे, मगर उसका जो रू है वो तो ये है कि ओथ कैन बी गिवन बाय एनीवन प्रोवाइडेड कि उनकी हैसियत हो वो जो ओथ ले सकता है, क्योंकि आपने तो कुरान शरीफ के ऊपर ओथ लेना था, वो तो एक बंदा खड़ा होता है वो आपको दिलवाने के लिए, तो और एविडेंस के लिए। अब बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब खुद ओथ ले सकते हैं, ऐसी भी क्या बात है, खुद कहें ठीक है जी आ जाए यहाँ मैं ओथ ले लेता हूँ। तो अब मगर वो चाहते हैं कि जो आइनी तरीका है या जो ट्रेडिशनल तरीका है उसको फॉलो किया जाए, फिर आखिरी स्टेज पे जाके ये। अब बात ये आयशा के 15 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गए, अभी तक हुकूमत नहीं है। इसी तरीके के साथ जिस तरीके से आरिफ अलवी प्रेसिडेंट जो है आपके जो डिलेज कर रहे हैं, ऐसे तो कोशिश यही है ना कि गवर्नमेंट गिर जाए, गवर्नमेंट चल ना सके, अनारकी हो जाए, और फिर ये लॉन्ग मार्चेस शुरू हो जाए, फिर घेराव हो जाए, और फौज के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो जाएं और जाके इनको कहें जी घर जाएं और इलेक्शन करा लें। ये खान साहब की स्ट्रेटजी है और अब तक तो बड़ी कामयाब चल रही है, इसमें कोई शक ही नहीं तो धरना 2 किस पर प्रेशर के लिए वो लेके जा रहे हैं? वो उसी लिए उसने कहा है ना कि ईद अभी 2 हफ्ते तक ठहर जाए, ईद हो जाए, उसके बाद मैं डेट, कोशिश उनकी है कि उससे पहले प्रेशर बिल्डअप किया जाए। एक दिन नहीं ना, प्रेशर का मतलब होता है कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक सिट इन के साथ प्रेशर नहीं बिल्ड होता, 10 सिट इन के साथ जाके थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता है, एक धरने के साथ नहीं होता। 10 दिन अगर वहाँ बैठना पड़ जाए, जो खान साहब कह रहे हैं कि अब तैयारी करके आए, हमने बैठना है वहाँ जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता, तो दैट इज प्रेशर टैक्टिक्स, क्योंकि उसके दौरान कुछ भी हो सकता है, तशद्दुद हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, और फिर वो इनके गले डालने की कोशिश की जा सकती है हुकूमत के कि ये गलती हो गई, ये हो गया। तो मैं ये समझता हूँ खान साहब डटे हुए हैं किसी तरीके से कि ये प्रेशर जो है सारे इदारों के ऊपर ये प्रेशर हो और किसी तरीके से अपना काम करें। तो प्रेशर से थोड़े बहुत नताइज तो आ रहे हैं सामने, और मजीद की हवा है कि चेंज भी हो सकता है डिसीजन, जैसे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिनसे गलती हुई वो ठीक कर लें और इलेक्शन अनाउंस करें। वो नहीं होगा, वो फैसला नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। उनकी ये गलत फहमी है कि अगर उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा और उनके जो साथी हैं जिन्होंने न्यूट्रलिटी अडॉप्ट की है, ये सारी फ़ौज को उन्होंने समझा दिया है कि ये न्यूट्रलिटी हमारे पाकिस्तान के फ़ायदे में और हमारे फ़ायदे में है, ये न्यूट्रलिटी नहीं हटेगी। अब ये गलत फहमी है अगर खान साहब का ये ख्याल है कि फ़ौज जो है वो इनकी साइड ले लेगी। फ़ौज ने किसी की साइड नहीं लेनी है। ये अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अगर वो किसी की साइड भी लेंगे तो उड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने पीछे हट गए और उन्होंने कहा जी आप खुद अपने मामले तय करें। ठीक है। ये खान साहब कामयाब नहीं होंगे इस चीज़ में। अलबत्ता अगर इन्होंने धरने वरने किए और लोग ले गए वहाँ और हुकूमत ने उनको
तरीके से हैंडल ना किया, फॉर एग्जाम्पल ये 10,000 बंदा ले जाते हैं, ठीक है, ठीक, इस्लामाबाद में पहुंच जाते हैं, कहते हैं हम जा रहे हैं डी चौक, क्या करेगी हुकूमत? क्या करेगी? बैठने देगी उनको या अदालत से? दो चीज़ें ही हो सकती हैं। एक तो ये कि कहेगी जी आ जाओ, आके डी टॉक बैठ जाओ, कोई गमले वमले ना तोड़ना, ठीक है, बैठे रहो। आपने पहले भी तो आके बैठ गए थे ना, आप बैठे थे ना, बिल्कुल 126 दिन बैठे थे, तो बैठे थे तो बैठ जाए, क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था ना बैठने के साथ। मैं हमेशा ये कहता था कि बैठने के साथ कुछ नहीं होता, गमले जो तोड़ते हैं ना उसके साथ फिर प्रेशर आ जाता है, और मैं तो इसके खिलाफ हूँ कि गमले बिल्कुल नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से एहतजाज करना है, सिट इन कर ले, ये कर ले, बाकी ठीक है इजाज़त लेके, मगर ये नहीं आप कर सकते कि तशद्दुद को आप प्रमोट करें। अब बात यह है कि खान साहब की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि वो 126 दिन तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, वो उस्मान डार साहब कह रहे हैं हम 226 दिन बैठेंगे, तो बस फिर बैठ जाए, उससे 226 दिन के बाद तो इलेक्शन वैसे ही हो जाएगी। गुड वन। सो मैं ये समझता हूँ क्योंकि इन्होंने दिसंबर तक खींचना है। अच्छा, अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो उसके बाद इलेक्शन करा देंगे, देखेंगे ये कि पूरा टर्म आखिर तक जाना है या उससे पहले कराने हैं। ये अपनी सारी टेम्परेचर लेंगे ना सारी चीज़ का, खान साहब कितने कामयाब हैं, खान साहब की लाइन पिट गई, खान साहब के लोग अब थक गए हैं, आ रहे हैं नहीं जा रहे, ये सारा कुछ देख के लोग करते हैं ना। तो यही हुकूमत होती है ना, वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ उनको बताती है खान साहब का ग्राफ बढ़ रहा है, खान साहब के लोग और गुस्से में आ रहे हैं, खान साहब का ग्राफ गिर रहा है, पिछले जलसे में 50,000 आए थे, उसके बाद 40,000 आए हैं, अब 25 भी नहीं पूरे पहुंचे, ग्राफ देख रहे हैं, अच्छा जी फिर इसका ये मतलब हम फलाने मंथ में ये कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, थिंक टैंक थिंकिंग हर पार्टी के अंदर ये होता है। तो अब बात ये है कि खान साहब की कोशिश है कि इस वक्त वो समझते हैं बड़े पॉपुलर हैं, इस वक्त बड़ा जज्बा है, अभी निकाले गए हैं, अभी तक उनका बयानिया कंस्पिरेसी थ्योरी ये वो सब चल रहा है, अभी भी लोग जो है समझते हैं कि नहीं नहीं कुछ हुआ है, वजन है इसमें। हाँ, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो गिर जाएगी ना वो थ्योरी, वो कामयाब नहीं रहेगी। असली चीज़ जो खान साहब जिसकी इंतज़ार कर रहे हैं वो ये इंतज़ार कर रहे हैं जो कि हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, क्या कि अब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, महंगाई खत्म होगी या बढ़ेगी या कम होगी। हाँ, नजर जमा के बैठे हैं गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस तो वो अब देखने जा रहे हैं, अच्छा करोगे की करो तो सही, अवाम नू 80 बैग लेके बैठे हैं, पहले आप लेके बैठे हुए थे ना कि जी पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ सकती, अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, अब ये कह रहे हैं। अब वो तो ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जो हुकूमत है, कल की ऑपोजिशन थी जो, और हुकूमत को पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने पर तनकीद का निशाना बनाया करती थी, अब उनका क्या प्लान है, IMF से हुआ है, क्या क्या वादे वईद हुए, और पाकिस्तान स्पीड के साथ शहबाज शरीफ साहब के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, 15 अप्रैल को हमने बात की थी कि पेट्रोलियम प्राइसेस का सबसे पहले चैलेंज आएगा कि बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी, तब भी आपने मशवरा दिया था इस हुकूमत को, और 1 मई के हवाले से एक बार फिर पेट्रोल बम की तैयारियां की जा रही थी कि हो सकता है कि हुकूमत को बढ़ाना पड़े, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल साहब सबके सामने कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है, गवर्नमेंट को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लेकिन आपने जो प्रेडिक्शन की थी कुछ वैसा हो रहा है हूबहू, और आगे क्या होगा? पहले आपकी प्रेडिक्शन सुनाएंगे, आगे चलेंगे फिर। तो मेरी जो बहस हुई मिफ्ताह साहब के साथ, मैंने कहा मिफ्ताह तुम ना करो, इसको मत बढ़ाओ। कहने लगा कैसे ना बढ़ाएं, मारे जाएंगे हम, हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, IMF नहीं देगी। तो मैंने कहा ऐसे करो, फ़ौरन उठो और जाओ IMF के पास और IMF को बताओ कि ये सूरत हाल है। अच्छा। और अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो हम उड़ जाएंगे। अच्छा। हम उड़ जाएंगे तो फिर भुगत लेना जो कुछ होता है उसके बाद, ठीक। और मेरा अपना ये ख्याल है कि IMF थोड़ी सी ज़्यादा आपकी तरफ नरमी दिखाएगी, बिकॉज अभी ऑलरेडी एक यहाँ रिजीम चेंज हो गई है और एक और रिजीम चेंज होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। वो जा रहे हैं और वो जाएंगे, और आप देखिएगा दोनों जगह से बड़ी अच्छी खबर लेके आएंगे। अच्छी खबर एक नहीं है, बहुत सी है। वो प्रोग्राम भी एक्सटेंड हो गया, $2 अरब इजाफी मिलने जा रहे हैं, फिर उसके बाद IMF की टीम जो है वो मई में पाकिस्तान भी आ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि सख्त शराइत के बस ये हुआ है और आज नहीं तो कल पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी। देखिए आज नहीं कल में बड़ा फ़र्क है ना। आज गवर्नमेंट अंडर बहुत प्रेशर है, खान साहब धन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि करके तो देखो। तो आज में और कल में बड़ा फ़र्क है। अगर 3 महीने के बाद कर लेते हैं तो बच जाएंगे, बजट भी आएगा, उसमें और भी चीज़ें आएंगी, कुछ इधर पैसे कम हो जाएंगे, इधर बढ़ जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज नहीं करना, दैट वाज माय फलसफा कि आप नए नए आए, पैर जमाएं पहले। ये खान साहब तो हर किस्म की साजिश
इस वक्त प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये धरने भी हो रहे हैं। आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई नहीं और उन्होंने बंदों को पकड़ के पहुंच जाना है वहाँ। तो आप मेहरबानी करें ना करें। अब उनका ये कहना था उस वक्त भी और अब भी यही कि जी अब उन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पे हम नहीं बढ़ा रहे फर्स्ट मई मगर को साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 100 अरब रुपए हर माह देने पड़ते हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो जेब से कट जाएंगे। अब मेरा उस वक्त भी उनको यही सजेशन थी, अब भी मेरी यही सजेशन है कि IMF से बात करें। हमारा डेवलपमेंट बजट जो था वो 900 अरब रुपए का था, उसमें से 700 अरब रुपए कट के रह गया था, जिसमें से अभी भी 250 अरब रुपए खर्च नहीं हुए, बाकी खर्च हो गए हैं। ये जो अगले 2 महीने हैं, मई के एंड में और जून के शुरू में वो शुरू हो जाती है, बजट आ जाता है और सब कुछ हो जाता है। तो आप कम से कम एक ये अप्रैल का महीना और एक मई का महीना 200 अरब रुपए की बात है। ये 200 अरब रुपए और खान साहब ने 100 अरब रुपए तो छोड़ गए ना, जो कि मार्च के देने हैं। तो ये 300 अरब रुपए का खाता है, ये उतना ही खाता है जितना कि वो पड़ा है बजट के अंदर, डेवलपमेंट बजट में पड़ा है। उसको रोक दें, 3 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपकी 4 सड़कें जो बन रही हैं या जो यूनिवर्सिटी को पैसे देने हैं या अस्पताल को देने हैं वो थोड़े कम कर दें, और वो जैसे कहते हैं ना कौड़ा कोट करके और थोड़ा सा वहाँ कटें, कुछ थोड़ी बहुत और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कटें, कुछ चीज़ें डिले कर दें, कुछ अब मैं नाम नहीं लेता कौन सी, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको सोचें उसको हाउ टू मॉर्गेज देम वगैरह बड़ी तरीके हैं बेचने के, और फिर उसके बाद पैसे इकट्ठे करने के। वो 2 महीने मेहरबानी करके तेल की कीमत ना बढ़ाएं जी। अब मुझे लग ऐसे रहा है कि मिफ्ता साहब ने ये तो कह दिया कि अप्रैल के महीने में नहीं बढ़ेंगी। नहीं, उन्होंने 1 मई को भी कहा है कि हम नहीं करेंगे, मगर फिर मेरा ख्याल है वो शायद पूरा ना करें। अभी तो ये एक तजवीज़ है ना कि पेट्रोल जो है वो 26 रुपए बढ़ाना चाह रहे हैं और डीजल 50 रुपए, 20 रुपए के करीब सब्सिडी पेट्रोल पे दे रहे हैं और तकरीबन 51-52 रुपए जो तो हो सकता है कि ये 5-10 रुपए बढ़ा दें पेट्रोल पे बजट के अंदर, या उससे पहले, और उधर डीजल में थोड़ा सा कर दें, पूरा ना करें और सब्सिडी कंटिन्यू रखें एक हद तक अप टू अ पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें अब वो गौर कर रहे हैं इसके ऊपर, मगर मैं समझता हूँ कि ये अब इकोनॉमिक इशू सिर्फ नहीं रहा, ये पॉलिटिकल इशू भी बच चुका है। तो ये इसलिए देखिए अगले बजट के अंदर तो सवाल ये होगा कि कहाँ सब्सिडी देनी है, गरीबों के लिए क्या देना है और अमीरों से क्या लेना है। मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि अमीरों से लेने का कोई मूड है इनका। ठीक है। और पाकिस्तान में कहा जाता है ना कि अमीर तो उसमें शरीक होते हैं हुकूमत बनाने में और गिराने में, तो कैसे अमीरों की तो हुकूमत पहले भी थी, अब भी ये कोई सरमायादार जो है वो तो पाकिस्तानी सियासी निज़ाम में हुकूमतें बनाने और गिराने में, सरमायादार नहीं जमींदार भी अच्छा सरमाया उनके पास भी। हाँ, लेकिन ये जो पैकेज मिला इससे $2 अरब इजाफी, इससे पाकिस्तान की मईशत को सहारा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये $2 अरब जो आएगा सीधा स्टेट बैंक के रिजर्व में चला जाएगा। अच्छा। इस वक्त कुछ $10 अरब के करीब इनके रिजर्व्स हैं, 20 से गिर के 10 पे आ गए हैं। अभी सिर्फ आप जो इस वक्त जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना खाने पीने की चीज़ें और तो तेल वेल ये सब कुछ, वो सिर्फ 2 महीने के आपके पास पैसे हैं। 2 महीने के बाद आपके पास कोई देला नहीं रहेगा, आप इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। इस वक्त श्रीलंका का हाल देखा है, उनके पास कोई पैसे नहीं है, इंपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकते और बुरी हालत हुई हुई है। तो ये $2 अरब डॉलर जो आ रहा है ये रिजर्व्स में जाएगा, आपके बैंक में जाएगा, और आपको फिर 1 माह की और सहूलत मिल जाएगी इंपोर्ट के लिए। सऊदी अरेबिया जा रहे हैं 28 अप्रैल। अगेन मैं आपको फिर पेशन गोई करता हूँ, वहाँ से भी कुछ रियायत मिलेगी, रिलीफ मिलेगी। ये 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। खान साहब ने अपने तल्लकात सबसे ख़राब किए हुए थे जी, इनके तल्लकात सबसे अच्छे रहेंगे, तो आपको रिलीफ मिलेगी। अच्छा। और आपको सऊदी अरेबिया से भी अब कुछ थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी, डिफर्ड पेमेंट्स होंगी ऑयल सप्लाईज़ के ऊपर भी, और शायद कोई डिपॉजिट शॉजिट भी मिल जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनकी इस हुकूमत के अगले 6 माह जो हैं उतने बुरे नहीं होंगे जितने खान साहब की उम्मीद होगी कि उतने बुरे हों, क्योंकि जो छोड़ गए हैं तो बम हर जगह पे बम पड़े हैं, हाथ लगाते हैं ठा, हाथ लगाते हैं ठा, और वो ठा जो है वो चारी आवाम के ऊपर होता है। तो खान साहब तो बिल्कुल सेट करके गए हैं ताकि इनकी फील्ड पोजीशन बहुत अच्छी, हर जगह कैच आउट होने तो के अब ये मेरा ख्याल है कि ये सरवाइव कर जाएंगे। हाँ। अगर ये सही तरीके से मैनेज करें ना, इनकी प्लानिंग यही हो कि हमने पहले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर अगले 3 महीने काटना है, फिर इलेक्शन करानी है,
ये सोच के अगर ये चलें तो ये, अगर इनका ख्याल है कि हम गाजी बरोथा डैम में जाके और वहाँ पानी शुरू कर दें और ये कि जो इसके मतलब फ़ायदे जो हैं 10 साल के बाद आने हैं या 5 साल के बाद आने हैं, तो वो काम नहीं चलेगा उसके। ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म गोल सेट करें और फिर लॉन्ग टर्म की तरफ जाएं। तो नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी हो गया है, वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं, भाई से मिलने, बेटी से मिलने, या पाकिस्तान आएंगे? अब देखिए, मेरा ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। और वो स्टेज इलेक्शंस तो नहीं होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो आएंगे वो पहले तो अपनी कुछ तैयारी करके आएंगे ना, कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो जिस किस्म की नाइंसाफ़ी वो समझते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी ना। अब तो अब बात यह है कि वो आएंगे तो ज़रूर, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर वो उसी स्टेज पे आएंगे जब उनका ख्याल है कि ये हुकूमत अब स्टेबल हो गई है और ये यहाँ कोई इंतशार और इस किस्म की चीज़ नहीं होने को जा रही, और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे और अच्छा। खान साहब अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, और अगर गड़बड़ करेंगे तो जेलों में जाएंगे। फिर मियाँ साहब फिर आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे कि जनाब मियाँ साहब आ जाते हैं अगले महीने और सीधे जेल चले जाते हैं और उसके बाद खान साहब तख्ता उलट देते हैं हुकूमत का, और फिर गड़बड़ हो जाती है और वो फिर बैठ जाएंगे जी। ऐसे नहीं होगा, ना ही ऐसे होना चाहिए, ना ही ये होगा। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल। अंग्रेजी का मुहावरा है कि वो चीज़ जो हो सकती है वो सियासत में होती है, जो नहीं हो सकती मुमकिनात का खेल है। मुमकिनात का खेल है, वो नहीं होगी। तो अभी वो पासपोर्ट मिला है, वो हो सकता है थोड़े बहुत सऊदी अरेबिया का चक्कर लगाएं इधर उधर। अभी मैंने सुना है कि मरियम भी ट्राई कर रही हैं कि मुझे भी पासपोर्ट मिल जाए, मुझे भी ECL से हटाया जाए, मैं भी अपने वालिद को मिला हूँ और उम्रा भी कर लूँ। और मोहसिन दावड़ साहब का नाम ECL से क्यों नहीं निकाला जा हाँ, सका? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खैर, अभी तो मरियम का नाम निकाल दिया उन्होंने जी, अच्छा ECL से। वहाँ, मगर अभी वो इजाज़त लेनी पड़ेगी ना अदालत से। तो अब बात ये है कि पासपोर्ट, हाँ, पासपोर्ट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मरियम का पासपोर्ट भी। अब मोहसिन दावर साहब का केस और मरियम के केस में क्या फ़र्क है? केस, इंसाफ की बात नहीं कर रहा, केस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मोहसिन दावर साहब के खिलाफ केस जो है वो समझे आप एस्टैब्लिशमेंट ने वो उसके अंदर जो संजीदा किस्म के चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ जो चार्जेस हैं वो करप्शन के चार्जेस हैं, जो इज नॉट सीरियस, प्रूव भी नहीं हुए। वहाँ जो है वो हर किस्म की सेक्शन लगा हुआ है उसके ऊपर, और उसके ऊपर बेल तो मिल गई। क्या उनको ECL से हटाया जा सकता है कि नहीं? देखिए, मैं समझता हूँ हटाना चाहिए उनको। मोहसिन दावर भागने वाला बंदा नहीं है जी, वो असूली शख्स है। अली वज़ीर भी और मोहसिन भी, ये वो लोग नहीं है कि जाके पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान में बैठ जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करेंगे। नो, इनकी एक तंजीम है, ये असूल पसंद लोग हैं। आप इत्तेफाक करें या ना करें वो और बात है, मगर ये भागने वालों में से नहीं है, ये यहीं रहेंगे। आप अगर इनको इजाज़त देंगे बाहर जाने की तो ये बाहर जाएंगे, आज भी जाएंगे, मिलेंगे भी लोगों को वहाँ जाके, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे। अपनी तंजीम को बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, मगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें इशू नहीं है। इनको भी पासपोर्ट मिलने चाहिए, इनको भी ECL से हटाना चाहिए। और अगर ये हो जाता है कि ये चले जाते हैं और वापस नहीं आते और जाके बैरूनी ताकतों के साथ मिल जाते हैं, तो फिर आपका केस तो प्रूव हो गया ना। फिर ये नहीं कह सकेंगे कि ये मुहिबुल वतन है। ठीक है, तो फिर आप क्यों नहीं टेस्ट कर लेते? जाने दें। अगर आपकी बात ठीक है कि ये मुहिबुल वतन नहीं है तो प्रूव हो जाएगा, और अगर उनकी बात ये है कि हम मुहिबुल वतन हैं तो वापस आ जाएंगे। तो ये इसमें क्या है, इसमें मुश्किल है। तो ये मेरा ख्याल है कि सबको पासपोर्ट्स मिलने चाहिए। मोहसिन दावर साहब का भी नाम उस लिस्ट में मौजूद है, और ये भी इतलात आ रही है कि शायद 1 टाइम परमिशन का फैसला कर लिया गया है और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ जाएंगे। और सिटी साहब ने बता दिया कि किस तरह से ये एक अच्छी मिसाल सेट की जा सकती है। शहबाज शरीफ साहब ने अपने उस लिस्ट में उन्हें शामिल तो कर लिया, लेकिन इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर तनकीद कर रही है। उठने वाले अखराजात जो उम्रे के ज़िम्मे उठेंगे उस पर भी तनकीद की जा रही है। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म से मैं ज़मानत लेने वाले वज़रा के खिलाफ वो पिटिशन फाइल करेंगे। बिल्ड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना केस, और लेटर गेट के ऊपर एक बार फिर जुडिशल कमीशन का मुतालबा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि ये बात कहाँ तक जाएगी। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इमरान खान साहब जब भी जलसों से खिताब करते हैं तो कहते हैं 12 बजे अदालतें खुली और मुझे ये याद रह जाएगा। इसके साथ साथ
जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाता है लेटर गेट के ऊपर, चाहे कौमी सलामती कमेटी ने कुछ भी कहा, चाहे हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस पर कुछ भी कहा, वो अदालत की तरफ जा रहे हैं। अदालत में या जुडिशल कमीशन बनने में पीटीआई का मौक़िफ़ जो है वो तक़वियत पकड़ेगा, फ़ायदा होगा पीटीआई को? देखिए, मुझे हैरानगी की बात है, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन हुकूमत बनाती है, जजेस नहीं बनाते। अच्छा, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होता है और उसके अंदर हमेशा 90% रिटायर्ड जजेस को रखा जाता है जुडिशल कमीशन में। वो इन्वेस्टिगेशन करती है, अदालतें इन्वेस्टिगेशन नहीं करती जी। तो ये कहना कि जी अदालत जुडिशल कमीशन बनाए, ये नहीं होता। कानून के मुताबिक गवर्नमेंट करती है। अब आइए कि ये कह सकते हैं इस हुकूमत को कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, मगर सवाल मेरा ये है कि जब ये पावर में थे तो इन्होंने जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाई? इनफैक्ट आपको याद होगा कि ऑपोजिशन उस वक्त इनको कह रही थी जी, और ये इन्होंने जुडिशल कमीशन नहीं बनाई। इन्होंने कहा नहीं, हम तो दिखा ही नहीं सकते किसी को जी, हम तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में लेके जाएंगे जी, और वो भी बाद में। पहले उन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट के अंदर सेलेक्ट कमेटी को दिखाएंगे, वो भी पूरी बात नहीं करेंगे, दिखा नहीं सकते, ये सीक्रेट केबल है, इस किस्म की बातें करते रहे। तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया? एक खबर आई थी कि कमीशन बनाया और उसकी सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल तारिक खान को देने का फैसला किया गया, तो उन्होंने एक्सक्यूज कर लिया था। उन्होंने कहा था हम बनाएंगे जी, और हम इनको उसका बनाएंगे। उन्होंने आगे से ना कर दी जी। ये भाग गए। इन्होंने सोचा फिर अब अपना बंदा कोई नहीं मिलता तो फिर कोई रह नहीं दे तो बेहतर है। और वो तारिक ने यही कहा कि भी मैं नहीं इस दलदल में फंसना चाहता। और इसके बाद एफर्ट नहीं हुई। हाँ, उसके बाद वही हुआ जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी वाली बात हुई, वो एक दफ़ा नहीं अब 2 दफ़ा हो गई है और वो एक ही बात करते हैं कि कोई कंस्पिरेसी नहीं थी और कोई रिजीम चेंज का प्लान नहीं था। और ये अभी तक लगे हुए हैं कि नहीं जी नहीं कंस्पिरेसी थी और नहीं जी नहीं ये था वो था। तो वो एक झूठ बयान यहाँ चलता है ना यहाँ, वो तो इनका फलसफा है, वो छोड़ेंगे नहीं, वो लगे रहेंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, कोई बात। असल में उनका इस्तदलाल ये है कि उसकी सदारत उन्होंने की जिन्होंने रिजीम चेंज की एफर्ट की, यानी शहबाज शरीफ साहब, वो तो उसी साजिश का हिस्सा है और वही उस कमेटी को हेड कर रहे थे, उसमें बैठे थे। तो किस कमेटी को? कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत शहबाज शरीफ साहब ने की ना, तो और उधर खुद बैठे हुए थे जी। तो वहाँ क्यों नहीं लिखवाया कि जी कंस्पिरेसी थी? जी, तो जब वो उस मीटिंग मिनट्स आप तो खुद चेयर कर रहे थे ना इमरान खान साहब, और उस वक्त तो सेम पेज भी तो बड़ा था ना कि हम तो फौजी इकट्ठे हैं हम सारा, तो उसमें भी नहीं लिखवाया कि जी साजिश थी। वहाँ तो नहीं लिखा हुआ साजिश थी। अब तो ये भी पता चल गया है कि जब ये केबल आई थी तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने अगर ये देखा था कि साजिश है तो उस वक्त क्यों नहीं शोर डाला? और वो कम से कम अगर शोर नहीं डाला तो एक खत तो लिख देते अमेरिका को, जिसे ये कहते हैं डिमार्श प्रोटेस्ट का, कि जी आपने इस किस्म के सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं हमारे सफ़ीर के साथ और ये वो, और हम प्रोटेस्ट करते हैं। वो भी नहीं लिखा। ये तो जब भी महीना गुजर गया और जब इन्होंने ये ले गए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पास, उसके बाद जब ये उन्होंने फैसला वहाँ किया कि नहीं कोई कंस्पिरेसी नहीं थी, तो ठीक है उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे वो नहीं कर सकते, तो हम इसे डिमार्श कर दें। डिमार्श से मुराद ये कि एक खत लिख देते, प्रोटेस्ट काइंड ऑफ, कि जी आपने ये क्यों किया। वो तो हर दूसरे दिन हमें एक होते रहते हैं। लेकिन सफ़ीर पे दबाव की भी एक बयानिया चल रहा है कि सफ़ीर पे दबाव डाला गया शहबाज शरीफ या हुकूमत की जानिब से कि आप, वो तो पहले भी लग रहा था आयशा कि सफ़ीर से दबाव के ज़रिए ये करवाया गया। आपको नहीं पता? आपको याद नहीं? हमने यहाँ डिस्कस किया था कि जी ये लगता है ऐसे। मैंने आपको अपना हवाला भी दिया था एक, कि सफ़ीरों से ख़ते केबल्स भी लिखवाई जाती है। मैंने ये नहीं कहा था कि इन्होंने ऐसे किया है, मगर उस वक्त भी तो ये था कि सफ़ीर साहब जो हैं तो सामने क्यों नहीं लाते उनको उस मीटिंग में क्यों नहीं लेके गए? तो अब तो सफ़ीर साहब को बुलाया गया कि आओ जी फौजियों के सामने बैठ के बात करो। तो उन्होंने जो बात कही है और उसके ऊपर भी इन्होंने झूठ बोला है कि सफ़ीर ये कह रहा है, फेक अकाउंट्स बन गए हैं। एग्जैक्टली सफ़ीर साहब के नाम पे ट्विटर पे अकाउंट्स बन गए हैं, उन्हें वजाहत देनी पड़ी कि मेरा नहीं है, और ये तो ये करते हैं ये। तो अब क्या, एक चैनल ने इस बारे में खबर चलाई कि उन्होंने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया हुकूमत का, और फिर पैमरा की जानिब से उस चैनल को नोटिस भी किया गया है। सब झूठ। फेक न्यूज़ का तो एक ट्रेंड है ना, सोशल मीडिया वॉर, जिसे 5th जनरेशन वॉर भी कहा जा रहा था, वो चल रही है एक्चुअली। और इसमें एक खबर ये भी आई कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कांटेक्ट किया गया इमरान खान साहब की जानिब से एक म्यूचुअल फ्रेंड के ज़रिए बिफोर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आसिफ अली जरदारी साहब तो सरे फहरिस्त थे, उनकी बंदूक की शिस्त पर थे। देखिए, मेरी भी ये खबर है, मैंने भी चिड़िया की खबर दी है। अच्छा। कि आखिरी वक्त पे खान साहब ने एक किसी के ज़रिए आसिफ जरदारी साहब को अप्रोच किया कि किसी तरीके के साथ आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना करें, मेरे साथ कोई NRO कर लें, कोई मुकमका कर लें, मैं अभी भी बात करने के लिए तैयार हूँ, आप छोड़ दें इनका साथ। ये तो मेरी खबर थी। और एक और 2-3 और लोगों की भी ये खबर थी, इंडिपेंडेंट। अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है क्या? कि इनकी एक खातून आई हैं, वो एक प्रोग्राम के आके कहती हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, ये तो जरदारी साहब ने हमें अप्रोच किया था।
कि नून लीग को पंजाब से बाहर रखें। हाँ, कि नून लीग को हमने पंजाब से बाहर रखना, हमारे से बात कर लें। अच्छा, अब मेरा जो ख्याल है कि मैं इसकी कंफर्म करता हूँ आपको कि असली बात क्या हुई। क्या हुई? ये बिल्कुल नंबर 3 लेवल का कोई बंदा गया होगा इनके पास कि जी ये पंजाब के अंदर आप हमारे से बात कर लें, ये आफ्टर की छुट्टी कराने के बाद। ये जरदारी साहब किसी सूरत में ये नहीं कर सकते। एक तरफ बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं लंदन, नवाज शरीफ साहब के साथ आज की बात नहीं कल की बातें भी कर रहे हैं, आने वाले कल की बातें कर रहे हैं कि अगली इलेक्शन भी शायद पीडीएम को जॉइंट प्लेटफॉर्म सीट एडजस्टमेंट करके हम कर लें। अच्छा, एक तरफ ये बातें हो रही हैं, ये सरासर मिस इन्फॉर्मेशन है। अच्छा। ये खातून आई डोंट नो हू शी इज बट पीटीआई की स्पोक्समैन है, और वो अब ये एक नई लाइन शुरू हो गई है कि जी नहीं हमें तो अप्रोच किया था पीपल्स पार्टी ने। ये फूट डालने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान फूट पड़ जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस किस्म की बात। अब उनको कहे ना कि कौन आया था आपके पास, यहाँ तो लोगों ने मलिक रियाज साहब का नाम ले लिया, इनको कहे ना नाम ले किसी का कि कौन इनके पास आया था, नाम नहीं लेंगे। ये कोई सहाफ़ी तो नहीं है कि कहें जी मैं नाम नहीं ले सकता। यहाँ तो सहाफ़ियों ने नाम ले लिया, मैंने नहीं लिया, मगर किसी और ने नाम ले लिया। मतलब है आपको पता ही है ट्विटर के ऊपर नाम लिया जा रहा है, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। तो अब बात ये है कि ये अगर सहाफ़ी नाम ले रहे हैं तो ये पीटीआई वाले क्यों नहीं नाम लेते कि कौन आया था इनके पास? हाँ। ये सब ड्रामा है, सब झूठ है। ठीक मैं टेलिंग यू, मेरी खबर पक्की है। ठीक है, और वही आपके मुताबिक गलतफहमी पैदा करने की और मैं आपको ये बताऊं कि आसिफ जरदारी साहब, देखिए आयशा, मैं तुम्हें एक बात कहता हूं कि आयशा जाके ये कह दो। अच्छा, अब आयशा जिसको मैं कह रहा हूँ कह दो, आयशा मुझे ये नहीं कहेगी मैं नहीं कह सकता। आयशा कहती मैं कह देती हूँ, आयशा चली जाती है, आयशा कह देती है जी वो सिटी साहब ये कह रहे हैं, वो आगे से कहते हैं कोई नहीं। आयशा कहती मैंने कह दिया, तो वो कहते कोई नहीं। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, आप कोई गो बिटवीन नहीं है, यू आर जस्ट म्यूचुअल फैसिलिटेटर कह लें, पैगाम रसा, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। या आप अब अप्रूव करती हैं इस बात को, इत्तेफाक करती हैं इससे या नहीं करती, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। ये नहीं कि जो पैगाम लेके गया है वो ये लेके गया कि मैं इत्तेफाक करता हूँ इस पैगाम रसा का काम बस इतना ही है, पैगाम पहुंचा दे। और ये पहली दफा नहीं है, ऐसे बहुत दफा पहले भी हुआ है। हाँ। कि जब किसी हुकूमत को छुट्टी करानी होती है ना आयशा, तो कोई ना कोई चला जाता है वहाँ। अच्छा। कि जी वो उन्होंने किया कह दे, वो कहना दौड़ जाओ आज ठीक है, और उन्होंने कहा जी दौड़ जाओ। तो ये काम चलते रहते हैं। मगर मैं ये आपको बता दूं, क्वेश्चन डजंट अराइज कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को अप्रोच किया हो, ये हो नहीं सकता। ओके, वो भी इस तरह के मूव के बाद। ओके, बहुत बड़े बड़े स्टेक्स लगे हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं स्टेक्स के लिए फिर लंदन में हुई मुलाकात, उसका नतीजा क्या निकला है इस पर सवालिया निशान सेठी साहब से कल के प्रोग्राम में जानेंगे। आप मजीद कुछ जानना चाहें वीडियो मैसेज के जरिए पूछिए सेठी साहब से, अपना फीडबैक भी पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।